साल 2005 वेस्टइंडीज का एक खिलाड़ी अपने घर से करीब 14,855 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के एक अस्पताल में अपनी जिंदगी से जूझ रहा था। छाती में मशीनें लगी थी, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क और हाथ की नसों में ग्लूकोज की सुइयां, क्योंकि उसके दिल में छेद था। ऑपरेशन का इंतजार हो रहा था। बड़ी बात यह कि इस खिलाड़ी ने अपने घर में किसी को यह बात नहीं बताई थी। माने उसके साथ ना उसके मम्मी थे, न पापा, ना उसके भाई बहन या दोस्त। नतीजा, इसने मशीनों से निकलने वाली बीप को ही खुद का सहारा बना लिया। बेड पर लेटे हुए खुद को असमर्थ महसूस कर रहे इस खिलाड़ी ने यह संकल्प लिया कि अगर वो यहां से बचकर निकल गया तो जिंदगी को भरपूर तरीके से जिएगा, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आखिरकार हुआ भी वही। ये खिलाड़ी मौत की पिच पर हुआ मुकाबला जीत गया, फिर कभी हार नहीं मानी। इसके बाद क्रिकेट की दुनिया में ऐसा छाया कि अपनी अलग ही पहचान बना ली। किसी ने उसे यूनिवर्स बॉस कहा तो कोई कहने लगा सिक्सर किंग। विराट कोहली तो इसे क्रिकेट का मॉन्स्टर तक कहने लगे। जाहिर है ऐसा शख्स क्रिस गेल की बजाय कोई और नहीं हो सकता है। यूनिवर्स बॉस, सिक्सर किंग और मॉन्स्टर जैसी पहचान तो क्रिस गेल ने अपने खतरनाक खेल से बनाई है, मगर उनकी शख्सियत का दूसरा पहलू भी हमें खूब देखने को मिलता है। जब वो विरोधी टीम के आउट हुए खिलाड़ी को झप्पी दे देते हैं, जब वो जीतने के बाद मैदान में डांस करने लगते हैं, जब वो सिक्स मारकर गेंदबाज को घूरते हैं और आखिर में मुस्कुरा देते हैं, यही अंदाज क्रिस गेल को बाकियों से अलग बनाता है। यही कारण है कि दुनिया की हर क्रिकेटिंग कंट्री में क्रिस गेल के करोड़ों फैंस हैं, खासकर भारत में। मगर क्या आप जानते हैं क्रिस गेल ने अपनी इस पहचान को बनाने में कितना संघर्ष किया है? जिस लड़के के घर पीने को पानी नहीं था, वो टी20 क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में से एक कैसे बना? नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। जमैका की राजधानी किंगस्टन 21 सितंबर 1979 के दिन इसी शहर में क्रिस्टोफर हेनरी गेल माने क्रिस गेल का जन्म हुआ। गेल का घर कोई ईंट गारे से बना आलिशान मकान नहीं, बल्कि एक छोटा सा टीन का शेड था। इस टीन के शेड में थे 2 स्प्रिंग वाले बेड, जिसमें एक पर सोती थी बड़ी बहन मिशेल और दूसरे बेड पर 5 भाई बारी बारी से। माने जब 2 भाई बेड पर तो 3 जमीन पर। इन 6 बच्चों के पिता डडली गेल पुलिस में थे और माँ हेजल सड़क के किनारे मूंगफलियां बेचती थी। अक्सर इस परिवार की सुबह पड़ोस में चाक की फैक्ट्री की आवाज के साथ होती थी, मगर क्रिस गेल की सुबह तब होती थी जब गली में बल्ले और गेंद की आवाजें सुनाई देने लगती थी। माने आस पड़ोस के लड़के क्रिकेट खेलने लगते थे। ये क्रिकेट टेनिस या टेप बॉल से होता था। स्टंप्स बनाए जाते थे दीवारों पर चौक से लकीरें खींचकर। क्रिस वहीं दूर बैठकर देखते रहते थे। गली में खेलने वाले लड़कों के साथ कभी कभी डेल रॉय मॉर्गन भी नजर आ जाते थे, क्योंकि उनका घर भी क्रिस के घर के पास ही था। दरअसल मॉर्गन अपने वक्त में जमैका के बहुत मशहूर खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने कभी वेस्टइंडीज के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं खेला, मगर फर्स्ट क्लास में बेहतरीन परफॉर्मेंस करते थे। मॉर्गन को देखकर सीखने के अलावा क्रिस गेल के पास क्रिकेट के प्रति आकर्षित होने का एक कारण और था कि उनके घर से महज 100 मीटर की दूरी पर लुकास क्रिकेट क्लब था, 100 साल पुराना। यहां खेलने के लिए मैदान तो था, लेकिन इंग्लैंड के क्रिकेट क्लब्स की तरह हरी घास या बढ़िया पिच नहीं थी, बस धूल और खुली जगह। हालांकि यही क्रिस के लिए सबसे बेहतरीन जगह थी। बाकी जो क्लब का परिसर था, वहां कमरे वगैरह बने थे। ज्यादातर यहां गोरे अंग्रेज ही क्रिकेट खेलते थे, काले लोगों की एंट्री नहीं थी। माने क्रिस गेल यहां अक्सर दीवारें फान कर या किसी न किसी जुगाड़ से पहुंच जाते थे। लुकास क्रिकेट क्लब और क्रिस गेल से जुड़ा एक बहुत दिलचस्प किस्सा है। स्कूल जाने से पहले क्रिस गेल अक्सर इस क्रिकेट क्लब में जाते थे, खेलने के लिए नहीं, नहाने के लिए, क्योंकि क्रिस के घर में पानी कब आएगा कब नहीं, कोई ठिकाना नहीं था। फिर इस क्लब में जो लोग रहते थे वो कभी कभी क्रिस को कुछ खाने के लिए भी दे देते थे। क्रिस बड़े हुए, अपने भाई बहनों के साथ गली में क्रिकेट खेलने लगे और सीखने लगे। मजे की बात यह है कि क्रिस के 5 भाई बहनों को क्रिकेट का शौक था। परिवार में 3 खिलाड़ी बाएं हाथ के और 3 दाएं हाथ के थे। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रिस के सभी भाई बहनों ने जमैका या वेस्टइंडीज का प्रतिनिधित्व क्रिकेट में अलग अलग आयु वर्गों में किया है। माने उनके सभी भाई बहनों ने अंडर 15 या अंडर 19 जैसे किसी न किसी स्तर पर देश के लिए खेला है। खैर, वापस लौटते हैं। क्रिस का एडमिशन स्कूल में हुआ। बाकी भाई बहन भी उसी स्कूल में पढ़ते थे, मगर घर की आर्थिक स्थिति के कारण क्रिस के अलावा हर किसी की पढ़ाई छूट गई। सिर्फ क्रिस गेल ही किसी तरह पढ़ रहे थे। पैसे के लिए वो काम की तलाश में थे। कोई काम नहीं मिला तो थक हार कर क्रिस गेल ने सड़क से कचरा बीनना शुरू कर दिया और यही उनकी कमाई का जरिया बन गया।
क्रिस गेल के लिए असली क्रिकेट तब शुरू हुआ जब वो 13-14 साल के थे। क्रिस ने एक प्राइमरी स्कूल में क्रिकेट खेलना शुरू किया। शुरुआत में एक महिला कोच ने उन्हें ट्रेनिंग दी। किसी तरह उनको लुकास क्रिकेट क्लब में खेलने का मौका मिला। क्रिस एक इंटरव्यू में बताते हैं, उन दिनों कंक्रीट की पिच पे ट्रेनिंग होती थी। उनके कोच कहते थे, शॉट ऐसे मारो कि गेंद जमीन पर रहे। आज के भीमकाय क्रिस गेल तब दुबले पतले थे, पैर बहुत कमजोर थे। हाई स्कूल में पहुंचने के बाद क्रिस की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। टीम के कोच को एक बाएं हाथ के खिलाड़ी की तलाश थी। उन्हें क्रिस पसंद आ गए। इस तरह क्रिस गेल को अंडर 14 टीम में खेलने का मौका मिल गया। क्रिस का प्रदर्शन इतना बेहतर था कि उन्हें कप्तान बना दिया गया। यहां से अगला पड़ाव अंडर 16 था, लेकिन क्रिस गेल को सीधे अंडर 19 टीम में शामिल कर लिया गया। माने उनको प्रमोशन दिया गया महज 15 साल की उम्र में। एक इंटरव्यू में क्रिस गेल बताते हैं कि शुरुआत में उन्हें अंडर 19 के बड़े लड़कों और लंबे तेज गेंदबाजों का सामना करने से डर लगता था। उन्होंने अपने कोच से कहा कि वो ऐसे तेज गेंदबाजों के खिलाफ ओपनिंग नहीं करेंगे, लेकिन कोच अड़े रहे। क्रिस न सिर्फ ओपनर बने बल्कि स्कूल को कई शानदार ट्रॉफियां भी दिलाई। 1998-99 की बात है। क्रिस के लिए उनके स्कूल में एक फोन आया जिसमें बताया गया कि उन्हें वेस्टइंडीज ए टीम के लिए भारत जाने के लिए चुना गया है। इस बात से क्रिस के कोच इतने खुश हुए कि पूरे स्कूल को इकट्ठा करके ये बात बताई थी। जब क्रिस घर लौट रहे थे तो उन्होंने रेडियो पर भी इस बात की चर्चा सुनी। क्रिस को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। वो भारत के पुणे पहुंचे, जहां उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। उस समय जिमी एडम्स कप्तान थे और रोजर हार्पर कोच थे। अपने फर्स्ट क्लास करियर में क्रिस गेल ने 180 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें 13,226 रन बनाए, 32 शतक, 64 अर्धशतक लगाए और 132 विकेट भी चटकाए, क्योंकि वो बॉलिंग भी तो करते थे। भारत में क्रिस ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि इसी साल उन्हें वेस्टइंडीज की नेशनल टीम में भी जगह मिल गई, वनडे के लिए, साल 1999 में ही। इस वक्त क्रिस गेल की उम्र लगभग 20 साल होगी। इत्तेफाक देखिए कि क्रिस का डेब्यू भी इंडिया के खिलाफ हुआ। ये त्रिकोणीय सीरीज थी। अपने वनडे करियर में क्रिस ने कई खास पारियां खेली हैं, जिसमें चलिए कुछ यादगार पारियों के बारे में जान लेते हैं। जैसे 103 रन वर्सेस इंडिया, नागपुर, 9 नवंबर 2002। वेस्टइंडीज ने 7 मैचों की सीरीज के पहले गेम में भारत के खिलाफ आखिरी गेंद पर रोमांचक जीत हासिल की थी। अगले मैच में नागपुर में 280 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गेल ने मार्लन सैमुअल्स के साथ दूसरी विकेट के लिए 134 रनों की साझेदारी करके अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। गेल ने 39वें ओवर तक क्रीज पर डटकर बल्लेबाजी की और अपने वनडे करियर की दूसरी सेंचुरी पूरी की। उनकी 116 गेंदों की पारी में 8 चौके और 3 छक्के शामिल थे, जिससे उनकी टीम जरूरी रन रेट से आगे रही। वेस्टइंडीज ने 7 विकेट से आसान जीत हासिल की और सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली। 132 रन वर्सेस इंग्लैंड, लंदन, 6 जुलाई 2004। ये भी त्रिकोणीय सीरीज थी। आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड के एंड्रयू स्ट्रॉस और एंड्रयू फ्लिंटॉफ की सेंचुरी की मदद से इंग्लैंड ने 50 ओवर में 285 रन बना लिए। फाइनल में जगह बनानी थी, इसलिए वेस्टइंडीज को संभाल कर खेलना था। गेल ने राम नरेश सरवन के साथ दूसरी विकेट के लिए 187 रनों की साझेदारी की, लेकिन सरवन के 89 रन पर आउट होने के बाद वेस्टइंडीज मुसीबत में दिख रहा था। टीम को 84 रन चाहिए थे, 7 रन प्रति ओवर की दर से, मगर उम्मीद थी ब्रायन लारा से, वो भी जल्दी आउट हो गए। इंग्लैंड अब हावी हो चुका था, लेकिन गेल की जुझारू 165 गेंद पर 132 रन की पारी और रिकॉर्डो पॉवेल की आखिरी धमाकेदार बल्लेबाजी ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से शानदार जीत दिलाई। नतीजा, इंग्लैंड बाहर हो गई और वेस्टइंडीज फाइनल में पहुंच गई। 133 वर्सेस साउथ अफ्रीका, जयपुर, 2 नवंबर 2006। यह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल मैच था। दक्षिण अफ्रीका के हर्षल गिब्स ने 77 रन बनाए और टीम ने कुल 258। अब सवाल यह था कि शॉन पोलक, मखाया एंटनी, आंद्रे नेल और जैक्स कालिस जैसे मजबूत गेंदबाजी अटैक के सामने वेस्टइंडीज कैसे सर्वाइव करेगी। ऐसे में क्रिस गेल और शिव नारायण चंद्रपॉल ओपनिंग उतरे। चंद्रपॉल तो 57 रन बनाकर इंजर्ड हो गए, मगर गेल डटे रहे। इन्होंने सिर्फ 135 गेंदों में 133 रन बनाए। बड़ी बात यह कि गेल टीम को जिताकर वापस लौटे, माने नाबाद। 215 वर्सेस जिम्बाब्वे, ओवल, 24 फरवरी 2015। 2015 का आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप था। मुकाबला था 15वां। इस दिन गेल ने 215 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, सिर्फ 147 गेंद पर। इस पारी में 10 चौके और 16 छक्के शामिल थे। यह वर्ल्ड कप में बनाई गई पहली डबल सेंचुरी थी।
गेल ने मार्वल सैमुअल्स के साथ दूसरी विकेट के लिए 372 रनों की साझेदारी की थी। वनडे इतिहास में किसी भी विकेट के लिए रिकॉर्ड साझेदारी थी ये। अपने पूरे वनडे करियर में क्रिस गेल ने 301 मैच खेले हैं, 10,480 रन बनाए हैं, 25 शतक लगाए हैं, जबकि टेस्ट में क्रिस गेल ने 103 मैच खेले हैं, 7,214 रन बनाए हैं। टेस्ट में गेल ने 15 शतक भी लगाए हैं। क्रिस गेल का वनडे और टेस्ट करियर बेहतरीन रहा है, मगर क्रिस गेल को जाना जाता है उनकी तेज तर्रार पारी के लिए जो देखने को मिलती थी T20 मुकाबलों में। इन्हीं मुकाबलों ने क्रिस को बना दिया यूनिवर्स बॉस। जब हम कहते हैं कि क्रिस गेल यूनिवर्स बॉस हैं तो सवाल आता है ऐसा क्यों? ऐसे में याद आता है 6 मई 2011 का वो दिन जब उन्होंने आईपीएल में कोच्चि टस्कर्स के खिलाफ एक ओवर में 37 रन ठोक दिए थे। 3 छक्के, 3 चौके और एक नो बॉल पर लगाया गया छक्का। अगर 37 रन वाला ओवर एक हाईलाइट था तो उनकी सबसे तेज सेंचुरी को कैसे भूलें, महज 30 गेंदों में। 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ गेल ने 66 गेंदों में 175 रन ठोके, जिसमें गेंदबाजी को तहस नहस करने की उनकी बेमिसाल काबिलियत दिखी। इसे ऐसे समझिए, उस पारी में अगर आप पलक झपकाते तो शायद एक बाउंड्री मिस कर देते। वैसे जब आप गेल को बैटिंग करते देखते हैं तो बैट का मूवमेंट बहुत स्मूथ होता है, लेकिन ये धोखा है क्योंकि असल में वो गेंद को बहुत तेज हिट करते हैं, मगर टाइमिंग के साथ। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा ने ठीक कहा था, जब क्रिस मूड में होता है तो लगता है जैसे कोई महान कलाकार अपनी मास्टरपीस बना रहा है। क्रिस का करिश्मा सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है, सोशल मीडिया पर भी खूब नजर आते हैं। इंस्टाग्राम पर करीब 69 लाख फॉलोअर्स हैं। एक इंटरव्यू में क्रिस ने कहा था, मैं सिर्फ क्रिकेट खेलने नहीं आया, मैं मनोरंजन करने आया हूं। क्रिस गेल के फैंस में आम लोग ही नहीं, दिग्गज खिलाड़ी भी हैं। आरसीबी में क्रिस गेल के साथ खेल चुके विराट कोहली एक इंटरव्यू में एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। बात है बेंगलुरु में खेले गए एक मैच की। क्रिस गेल अपने शबाब पर थे, कोहली खड़े थे नॉट स्ट्राइक पर। क्रिस गेल को गेंद फेंकी गई, उन्होंने अपना दायां पैर किनारे रखा और रडार में आई गेंद को सामने मारा। शॉट इतनी तेज था कि कोहली को अपना सिर हिलाने तक का मौका नहीं मिला, बस वो अपना सर बहुत हल्का सा हिला पाए और गेंद सन्न से निकल गई। कोहली का ये रिएक्शन देख पीछे खड़े अंपायर ने पूछ ही लिया, व्हाट आर यू डूइंग? कोहली ने पूछा क्या हुआ, तो अंपायर ने कहा कि जब भी क्रिस गेल शॉट मारे तो तुम्हें अपना सर साइड में नहीं करना है बल्कि नीचे झुकना है, वरना गेंद तुम्हारे हेलमेट पर लगकर मेरे पास आ जाएगी, मुझे लगेगी और मैं मर जाऊंगा। एक बार द कपिल शर्मा शो में विराट कोहली ने क्रिस गेल को क्रिकेट का मास्टर कहा था। कोहली एक दूसरे इंटरव्यू में गेल के लिए कहते हैं, क्रिस को सभी प्यार करते हैं, खासकर भारत में। जब हम जिक्र करते हैं कि क्रिस गेल खतरनाक बल्लेबाज हैं, इसलिए गेंदबाज उनसे डरते थे। ऐसे में जरूरी सवाल हो जाता है कि आखिर क्रिस गेल को कौन सा गेंदबाज परेशान करता है। तो क्रिस 2 गेंदबाजों के नाम बताते हैं। पहला, श्रीलंका के चमिंडा वास ने श्रीलंका में एक टेस्ट सीरीज में गेल को 5 बार आउट किया था। दूसरे थे वसीम अकरम। गेल बताते हैं कि पाकिस्तान के साथ एक मैच में वे 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। गेंदबाजी वसीम अकरम कर रहे थे। वसीम की घूमती गेंदों पर गेल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गेल इस बल्लेबाजी के सबसे खराब अनुभवों में से एक बताते हैं। गेल इस गेंदबाजी के सामने अपनी बल्लेबाजी को सबसे खराब अनुभवों में एक बताते हैं। क्रिस गेल को क्रिकेट में बहुत शोहरत मिली, लेकिन कई विवाद भी उनके नाम आए। मार्च 2005 में गेल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया। ये विवाद स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट को लेकर था। गेल, रामनरेश सरवन, ब्रायन लारा, ड्वेन ब्रावो, ड्वेन स्मिथ, रवि रामपाल और फिडेल एडवर्ड्स, इन 7 खिलाड़ियों के पास केबल एंड वायरलेस के साथ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट था, जो वेस्टइंडीज के मुख्य स्पॉन्सर डिजिसेल के साथ टकराव में था। 31 मार्च 2005 को जॉर्ज टाउन में होने वाले टेस्ट से पहले रामनरेश सरवन और गेल ने अपने केबल एंड वायरलेस के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए, लेकिन यह फैसला इतना देर से आया कि उन्हें टीम में जगह नहीं मिली। गेल की जिंदगी में सबसे बड़ा विवाद आया अप्रैल 2011 में, जब क्रिस गेल ने पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज छोड़कर आईपीएल खेलने का फैसला किया। वेस्टइंडीज बोर्ड ने इस फैसले को निराशाजनक बताया था। इस प्रसंग को लेकर गेल ने बोर्ड और कोच ऑटिस गिब्सन पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने उन्हें अपमानित किया और उन्हें आईपीएल जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। गेल ने गिब्सन को यूजर कहा और कहा कि वे खिलाड़ियों के दिमाग के साथ खेलते हैं। फिर 15 जून 2011 को बोर्ड और गेल के बीच समझौता बैठक बुरी तरह फेल हो गई। बैठक में भारी बहस हुई और गेल का भविष्य खतरे में पड़ गया। 1 जुलाई 2011 को गेल ने एक लंबा बयान जारी करके कहा कि वे बोर्ड के विपिंग बॉय नहीं बनना चाहते और उनका करियर 2009 से ही खराब करने की साजिश रची जा रही है। खैर, गेल का करियर बच गया, लेकिन विवादों से उनका नाता नहीं टूटा।
4 जनवरी 2016 के दिन मौका था बिग बैश लीग का। होबार्ट में मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए खेलते समय गेल ने चैनल 10 की पत्रकार मेल मैकलाफ्लिन के साथ लाइव इंटरव्यू में अभद्र टिप्पणी की। गेल ने कहा, पहली बार आपकी आंखें देखना अच्छा लगा। उम्मीद है हम ये गेम जीतेंगे और फिर हम ड्रिंक भी कर सकते हैं। डोंट ब्लश बेबी। इस मामले में गेल की बहुत निंदा हुई। मेलबर्न रेनेगेड्स ने गेल पर करीब 5 लाख रुपए का मानहानि का केस ठोका। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जेम्स सटरलैंड ने इसे वर्क प्लेस हैरेसमेंट बताया। बाद में गेल ने टाइम्स मैगजीन की पत्रकार से भी अनप्रोफेशनल तरीके से बात करने को लेकर गेल की काफी फजीहत हुई। 2016 में ही क्रिस से जुड़ा एक और बड़ा विवाद सामने आया। तब वो सेक्सिज्म स्कैंडल में फंस गए थे। द टाइम्स की पत्रकार चार्लोट एडवर्ड्स बेंगलुरु में गेल से बात कर रही थी। तभी गेल ने उनसे कहा कि महिलाएं सब कुछ भूलकर मेरी ओर अपने आप खींची चली आती हैं। गेल ने आगे कहा, महिलाओं को अपने आदमी को खुश करना चाहिए। ये एक और बयान था जिस पर गेल की निंदा हुई। अब आइए अप्रैल 2020 में हुए एक और विवाद पर, जब गेल को CPL 2020 के लिए जमैका तल्लाबास ने रिटेन नहीं किया। इससे नाराज होकर गेल ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करके रामनरेश सरवन पर हमला बोला। गिल ने सरवन को कोरोना वायरस से भी खतरनाक बताया और कहा कि सरवन ने उन्हें फ्रेंचाइजी से निकलवाने में मुख्य भूमिका निभाई है। उन्होंने फ्रेंचाइजी के CEO और मालिक पर भी सीधा निशाना साधा। वहीं 2020 में क्रिकेट वेस्ट इंडीज के अध्यक्ष रिकी स्केरिट ने कहा कि गेल को सजा मिल सकती है क्योंकि उन्होंने लीग की बदनामी की है। CPL के टेक्निकल कमेटी के चीफ PJ पेटरसन ने गेल से माफी मंगवाई। बाद में गेल ने अपने बयान पर खेद जताया लेकिन कहा कि वे अपनी बात पर अडिग हैं। विवादों से इतर अब गेल की निजी जिंदगी पर चलते हैं। क्रिस गेल की मौजूदा नेटवर्थ $45 मिलियन है। गेल की कमाई का जरिया है बिजनेस वेंचर्स, ब्रांड एंडोर्समेंट्स और कमेंट्री। IPL से वो $6 मिलियन से ज्यादा कमा चुके हैं। क्रिस गेल कई ब्रांड जैसे Attitude.com और स्पार्टन स्पोर्ट्स को एंडोर्स करते हैं। इसके अलावा वो जियो और रॉयल स्टैग जैसे ब्रांड्स को भी अपने IPL फ्रेंचाइजी किंग्स 11 पंजाब के साथ क्रॉस एंडोर्समेंट डील्स के तहत प्रमोट करते थे। उन्होंने अब तक अपने एंडोर्समेंट से करीब $10 मिलियन कमाए हैं। क्रिस गेल अपने होम कंट्री जमैका के किंगस्टन में एक 3 मंजिला शानदार हवेली में रहते हैं जिसे उन्होंने 2016 में खरीदा था। इस हवेली की कीमत $2.5 मिलियन है और इसमें कई स्विमिंग पूल, स्पोर्ट जोन, गेमिंग जोन, बार और एक रेस्टोरेंट है जिनकी तस्वीरें गेल अक्सर सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। गेल कैरिबियन प्रीमियर लीग के मैचों के बाद इस हवेली में शानदार पार्टियां देने के लिए मशहूर हैं। क्रिस गेल को कारों और बाइक्स का शौक है। उनकी फेवरेट कार 24 कैरेट गोल्ड यूनिवर्स बॉस बेलेंट है जिसकी कीमत $5 लाख है। इसके अलावा उनके पास मर्सिडीज बेंज, ऑडी और फरारी, हार्ले डेविडसन, लैम्बोर्गिनी और रेंज रोवर जैसी गाड़ियां हैं। जमैका और लंदन में क्रिस एक एकेडमी चलाते हैं, द क्रिस गेल एकेडमी, जो बच्चों को उनकी पसंद के खेल में ट्रेनिंग देती है और इसके लिए दुनिया भर से कोच बुलाए जाते हैं। इसके अलावा गेल अपने देश में हार्ट पेशेंट के लिए फंड जुटाने के लिए द क्रिस गेल डिनर का आयोजन भी करते हैं। इस छोटी सी कहानी का अंत वहीं होता है जहां से हमने शुरुआत की थी कि कैसे क्रिस गेल हार्ट में छेद के कारण अपनी जिंदगी से जूझे थे। आज वो कामयाब हैं और जैसा उन्होंने खुद से वादा किया था उसी के हिसाब से जिंदगी भी जी रहे हैं। अगर आप क्रिस गेल के किसी किस्से को याद करना चाहें तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत शुक्रिया।